एक बड़े एंकर हैं, उन्होंने 5 प्रोग्राम कर डाले हैं एफबीआर के ऊपर। ऐसी कौन-सी क़यामत आ गई है? क्वार्टर क्लोज किया है, इसमें 53 बिलियन आई बिलीव उसकी शॉर्टफॉल आई है टैक्स कलेक्शन के अंदर। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम फेल हो चुका है। ये पॉलिसी एफबीआर के पास नहीं होनी चाहिए, कंसर्न मिनिस्ट्री के पास आनी चाहिए। जितनी इकोनॉमी है हमारी फॉर्मल है, उतनी इनफॉर्मल है। जितने मसाइल जो हैं वो आप इकट्ठे करें और उसकी रूट पे जाएं तो मेन नंबर 1 प्रॉब्लम फिस्कल डेफिसिट है। अब पार्लियामान में वो बैठे हैं, वो अपनी पे टैक्स ही नहीं लगाने देते। पूरे पाकिस्तान से 3-4 अरब रुपए ज़िम्मेदार टैक्स देते हैं। पेंशनर्स पे भी अब टैक्स लगा दो। स्टेट के पास वेट ही नहीं है। स्टेट जो है वो मसलहत से काम लेती है, तो वो कैसे टैक्स वसूल करेगी? मॉरल अथॉरिटी के लिए सबसे पहले आपको लोगों की बैकिंग चाहिए। वो मैकेंजी को हायर कर लिए। अब वो मैकेंजी फर्म जो है वो उसके ऊपर अभी अमेरिका में करप्शन के चार्जेस क्रिमिनल उसके ऊपर केस शुरू हुआ है। एफबीआर रिफॉर्म्स जो है आप हमारे पास हैं, हम आपको मुफ्त बता देते हैं। पाकिस्तान का भी और दुनिया का भी जो एनर्जी का सोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ, और फ्यूचर भी वो न्यूक्लियर एनर्जी है। तो आईएमएफ से मिन्नतें तरले करके पैसे ले रहे हैं। उसी वक्त आपने $1 अरब जो है गंदम की इम्पोर्ट कर ली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अदनान आदिल और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान, जिसमें मारूफ दानिश्वर जनाब हारून ख्वाजा साहब हस्बे रिवायत हमारे साथ हैं और वो मईशत के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत करेंगे। इस प्रोग्राम के जो असल में होस्ट हैं रज़ा रूमी साहब, वो आजकल छुट्टी पर हैं, ज़ाती मसरूफियात की बिना पर। उनकी जगह मैं हारून साहब से बातचीत करूँगा। नाज़रीन, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो मईशत है वो एक बड़ा मौज़ू है और हमेशा ही रहता है, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं। अभी ये खबरें आ रही थीं कि जो पाकिस्तान का बजट है उसका बहुत खसारा 4000 अरब रुपए के करीब पहुँच चुका है और जो हमारे टैक्स कलेक्शन की अथॉरिटी है एफबीआर, वो पूरी तरह अपना हदफ हासिल नहीं कर सकी। जबकि साथ-साथ हमें ये भी पता चल रहा था कि एफबीआर में इस्लाहात की कोशिशें हो रही हैं और इस पे आप पहले भी हारून साहब की गुफ्तगू सुन चुके हैं, उनके ख़यालात सुन चुके हैं। लेकिन ये जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अब ताजिर दोस्त स्कीम के ऊपर भी कुछ एतराज़ात सामने आ गए हैं। जो कोऑर्डिनेटर था उन्होंने कहा ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो हारून साहब से पूछते हैं कि हारून साहब, ये हो क्या रहा है? एक बड़े एंकर हैं, उन्होंने 5 प्रोग्राम कर डाले हैं एफबीआर के ऊपर। ऐसी कौन-सी क़यामत आ गई है जो हर रोज़ एक बहुत बड़े चैनल के बड़े एंकर एक प्रोग्राम जो है एफबीआर पे कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द प्रोग्राम अदनान साहब। देखिए, मैं और रज़ा जो है, हम तो इस पे बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं एफबीआर के ऊपर, उसके रिफॉर्म्स, इश्यूज क्या हैं। लेकिन हुँ। अच्छी बात है कि ये इट्स बिकम अ मेन स्ट्रीम टॉपिक और इसको अब डेली की बेसिस पे मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो है वो भी डिस्कस कर रहा है। तो द इशू, अभी जो नया इशू है उसमें ये है कि विद इन अ कपल ऑफ वीक्स हुआ ये है कि 15-20 जो बड़े सीनियर ग्रेड 21-22 के एफबीआर के ऑफिसर्स थे, उनको सस्पेंड किया गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। और कहा यह जा रहा है कि ये लिस्ट जो है, ये चेयरमैन एफबीआर जो है उनकी मंजूरी से दी गई है। और उस पे इल्ज़ाम ये है कि जी उन्होंने तमाम वो ऑफिसर जो उनसे सीनियर थे, उनका नाम दे के उनको फारिग करा दिया। और वो जो फारिग हुए उनमें एक आधे ऐसे भी हैं जिनको अभी 23 मार्च को मेडल दिया गया था। तो एक इशू। हाँ जी। दूसरा दूसरा हुँ। इशू ये है कि कंसिस्टेंटली अभी फॉल आ रही है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल आ रही है मंथली। अभी ये जो क्वार्टर क्लोज किया है, इसमें 53 बिलियन आई बिलीव उसकी शॉर्टफॉल आई है टैक्स कलेक्शन के अंदर। यानी ये 3 महीनों के अंदर जो या 4 महीनों के अंदर इतनी आई है। जी, फ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 जी, महीनों में 55 अरब रुपए हदफ से कम हासिल हुए हैं, आप ये जी, कह रहे हैं। जी। हुँ। और तीसरा इशू ये है कि जी वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो था, वो मैंने इस पे बड़ी डिटेल में बात की थी पिछले प्रोग्राम में। वो हुँ। फेल हो चुका है। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम फेल हो चुका है। और ताजर दो स्कीम जो है उसमें तो वो पहले हमारा ख्याल था वो 300-400 लोग जो है रजिस्टर सिर्फ किए हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं 75 लोगों ने रजिस्टर किया है। तो ये सारी जो है ना, अच्छा, ये लिस्ट ऑफ कहते हैं इश्यूज, फेलियर्स। हाँ फेलियर्स पिछले हुँ। 1-2 हफ्ते के अंदर, इस वजह से वो कंसिस्टेंटली प्रेशर डाला जा रहा है कि जी ये इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को।
सो ये बेसिकली वजह थी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, तो 30 लाख लोगों ने रजिस्टर होना था, उसमें से 75 ही हुए हैं। ये तो बहुत ही बड़ा, यानी ये तो ना जी। होने वाली बात हुई ना। नहीं, वो इम्प्रैक्टिकल है, वो हुआ ये है कि मैं तो कब से कह रहा हूँ कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है गवर्नमेंट को। एक गवर्नमेंट आती है, उसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, दूसरी आती है तो वो फिर एक डिफरेंट कलर बदल के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। तो वो एक हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक टर्म है डंग टपाओ। तो ये बेसिकली डंग टपाओ हो रहा है हाँ। वहाँ पे भी। और जो करने वाली चीज़ें हुँ, हैं उसके बारे में आप यकीन करें अभी तक बात भी किसी ने शुरू नहीं की। मैंने कंसिस्टेंटली रेज़ किए हैं इश्यूज़ एफबीआर के ऊपर हुँ, हुँ, कि जी करने की क्या ज़रूरत है। 2 किस्म की चीज़ें हैं, एक पॉलिसी से रिलेटेड जो कि बड़ी-बड़ी आपकी कंपनीज़ जो हैं, स्पेशली पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल के जो मेंबरान हैं, वो बड़ी देर से लगे हुए हैं कि पॉलिसीज़ के इश्यूज़ जो हैं, उसको गवर्नमेंट को करना चाहिए एफबीआर से लेके। तो इसको पहले वो कह रहे थे फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे दें, अब वो कह रहे हैं कि जी जो मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज़ हैं, मसलन कॉमर्स है, आईटी है, एग्रीकल्चर है, इन सब मिनिस्ट्रीज़ को दे दिए जाएँ, वो अपनी-अपनी पॉलिसी खुद तय करें। सो हुँ, एक ये हुँ, मेन इश्यू है जिससे मैं एग्री करता हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए। ये पॉलिसी एफबीआर के पास नहीं होनी चाहिए, कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ के पास आनी चाहिए। लेकिन इससे रेवेन्यू के अंदर जो है वो मामलात को इतने खास इंप्रूव नहीं होंगे। इससे आपकी जो है हुँ, परहैप्स टैक्सेशन पॉलिसी जो है वो थोड़ी-सी जो है वो लेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। लेकिन अगर आपने हुँ, हुँ, रेवेन्यू इंक्रीज़ करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या वजह है कि ये जो देखिए ना ये जो 300-400 बड़ी कंपनी है ये तो टैक्स वैसे भी देती हैं। ये तो हाँ, पूरा टैक्स देती हैं। इनके लिए अगर हुँ, आप अच्छी बात है, इनके लिए पॉलिसी ठीक करें। लेकिन यहाँ से पॉलिसी ठीक कर लेंगे तो ये नहीं है कि वो डबल टैक्स देना शुरू कर देंगे। हुँ, सवाल ये है कि हुँ, वो बाकी जो लाखों लोग हैं, वो क्यों नहीं देते टैक्स? क्या वजह है? हुँ, और वो मैंने बड़ी हुँ, डिटेल में इसको प्रोग्राम्स ही हमने किए हैं और एक मैंने स्पेशल वीलॉग इसमें किया था। उसकी वजह बेसिकली 2 वजह हैं। एक सबसे बड़ी वजह जो है, वो है हैरेसमेंट। हुँ, तो हैरेसमेंट होती है ये जो महकमा है इसमें चंद गिने-चुने अफसरान के अलावा वहाँ पे एक बेसिकली ना एक ये उनके लिए एक बिज़नेस है, पैसे कमाने का तरीका है। हुँ, और उस सो हुँ, करप्शन है और हैरेसमेंट है। सो करप्शन अलहदा होती है, जो लोग मान जाते हैं, वो पैसे दे के बच जाते हैं, जो नहीं मानते उनको फिर हैरेसमेंट शुरू हो जाती है। जिसकी वजह से लोग फिर अपनी वेल्थ हुँ, हुँ, डिक्लेयर नहीं करते। जिसकी वजह से फिर सो कॉल्ड पाकिस्तान में उसको हुँ। ब्लैक इकोनॉमी कहा जाता है, वो क्रिएट होती है, काला धन। तो ये फिर ऑनगोइंग एक इश्यू है इसके वैसे ऊपर। हारून साहब, जी। ये क्या काला धन, कोई लोग कहते हैं कि वो जितनी इकॉनमी है हमारी फॉर्मल है उतनी इनफॉर्मल है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, थोड़ा उसका वॉल्यूम कम है। आपका क्या एस्टीमेट है ये काले धन की इकॉनमी पे? क्योंकि जनरल पब्लिक को इसमें बहुत इंटरेस्ट होगा। जी, नहीं, मैं तो बड़ी क्लियर मेरा व्यू है इसके ऊपर कि कम से कम उतनी है जितनी की डिक्लेयर्ड इकोनॉमी है हमारी। और ये बात मैं नहीं कह हुँ, रहा, ये आज से 3 साल पहले जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी उसने एडमिट किया है। सो कम से कम उतनी है। हुँ, हुँ, तो आप देखें तकरीबन 300 बिलियन की हुँ, इकोनॉमी है हुँ। और एक्चुअली इतनी जो है वो अनडिक्लेयर्ड है, तो वी आर लुकिंग एट, इसीलिए तो पाकिस्तान चल रहा है, डिस्पाइट व्हाटएवर इज हैपनिंग। लेकिन हारून साहब, उसका एक फ़ायदा भी तो है ना कि उससे रोज़गार जनरेट होता है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो वो पैसा सर्कल में रहता है, उसका एक फ़ायदा भी तो है ना? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फ़ायदा इसीलिए तो चल रहा है पाकिस्तान डिस्पाइट ये जो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स आए हुए हैं। लेकिन देखें, वो अगर उसको फॉर्मल तरीके से यूज़ किया जाएगा हुँ, तो हुँ, पाकिस्तान जो है उसके अंदर टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होगा। अगर टैक्स यू सी आपकी बेसिक इश्यू जो है ना, जितने मसाइल जो हैं वो आप इकट्ठे करें और उसकी रूट पे जाएँ तो मेन नंबर 1 प्रॉब्लम फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट क्या है कि हुँ। आपके खर्चे ज़्यादा हैं, आपकी टैक्स कलेक्शन कम है। और टैक्स दुगने कलेक्शन हैं, खर्चे आमदन से तकरीबन दुगने हैं। जी, तो वो टैक्स कलेक्शन जो है वो इसलिए कम है क्योंकि उसकी मेन वजह ये है कि ये हैरेसमेंट और करप्शन का जो कल्चर है, जो कि एक डिपार्टमेंट जिसका नाम एफबीआर है, उसने ये क्रिएट किया हुआ है। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका नंबर 1 इंटरेस्ट ये है कि वो खुद अपनी जेबें किस तरह भरेंगे। और उन्होंने भगा दिया हुआ है बिज़नेसमैन को, इन्वेस्टर्स को भगा दिया हुआ है एंड ऑल दैट। तो इसके अंदर एक सर्जरी करने की ज़रूरत है। बहुत सी 9 सर्जरियाँ करने की ज़रूरत है। उनमें से सबसे पहली जो है वो एफबीआर की सर्जरी है, जिसका मैं तो कब से ये कह रहा हूँ, उसका जो तरीका है वो है कि एक नया ब्रांड न्यू डिपार्टमेंट बनाया जाए। इसको खत्म ना करेंगे 23,000 बंदों को। लेकिन वो ब्रांड न्यू डिपार्टमेंट जो है वो एक्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स तमाम के तमाम इसके अंडर आ जाएँ। और ये बड़ा स्लीक, हुँ, प्रोफेशनल और ऐसा डिपार्टमेंट जो कि टेक्नोलॉजी से चले और इसमें कभी जो है हुँ, टैक्स लेने वाला और टैक्स देने वाला आमने-सामने ना हो।
और हुँ, ये जो हुँ, एग्जिस्टिंग और इसके अंदर हम एस्टिमेट करते हैं 3000 बंदे होंगे नए डिपार्टमेंट के अंदर तकरीबन। हुँ, हुँ, और हुँ। जो बाय द वे ये मैं और डॉक्टर इकरामुल हक जो कि पाकिस्तान में टैक्स के हाँ, सबसे बड़े मुस्तबद माहिर एक्सपर्ट हैं, हम इसके ऊपर हुँ, तकरीबन 2 महीने से काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अनदर 4 टू 6 वीक्स में हम इसके ऊपर एक पेपर निकालेंगे। बॉल इज़ इन हुँ, माय कोर्ट। मैं थोड़ा-सा स्लो हूँ, मुझसे काम इंशाल्लाह जल्दी खत्म हो जाएगा, तो वो शेयर करेंगे। सो एक नया डिपार्टमेंट और ये हुँ, जो एक्जिस्टिंग 23,000 बंदे हैं, हम नहीं कह रहे इनको निकाल दें। हम कह रहे हैं इनका हुँ, सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा हो और वो ये है कि आप टैक्स बेस को इंक्रीज़ करें। और जो लोग नहीं टैक्स हुँ, देते, उनको ये पुरानी एफबीआर उन पे छोड़ दें। हुँ, और हुँ। इनकी परफॉर्मेंस किस तरह जज होगी कि जी आप कितने और नए टैक्स पेयर्स लेकर आए हैं। तो इन अ नटशेल ये। हारून साहब, मैं आपको कथा कलामी करना चाहता हूँ, आप माज़रत ख़्वाह हूँ। मगर ये भी तो है ना, देखिए कि जो बड़े-बड़े ज़िम्मेदार हैं, जो पाकिस्तान में 30% 40% जो ज़रूरी रक़बा है, वो बहुत अमीर ज़िम्मेदारों के पास है। सिंध में, जनूबी पंजाब में। वो तो टैक्स इनकम टैक्स से बिल्कुल मुस्तस्ना हैं। मैंने डॉक्टर इशरत हुसैन की चंद साल पहले एक रिपोर्ट देखी थी कि उनको अगर 10% भी उनके मुनाफ़े पे टैक्स लगाया जाए तो 300 अरब जमा पहुँचते हैं। अब पार्लिमान में वो बैठे हैं, वो अपने पे टैक्स ही नहीं लगाने देते। इनकम टैक्स वो पूरे पाकिस्तान से 3-4 अरब रुपए ज़िम्मेदार टैक्स देते हैं। तो अब एक लोग ये देखते हैं ना कि ये तो दे ही नहीं रहे, तो हम क्यों दें? एक छोटा दुकानदार तो यही सोचता है ना कि बड़े-बड़े ज़िम्मेदार जो हैं, पजारों में घूम रहे हैं, बंगले हैं, वो तो टैक्स नहीं दे रहे। सारा मलबा हम पे ही गिरना है। ये सही कह रहे हैं, ये तीसरा इशू है, ये पॉलिसी का इशू है। इसका एफबीआर से तो कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो पॉलिसी का इशू जो है आपकी हुँ, पार्लियामेंट के अंदर बनना है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जिन्होंने टैक्स देना है वो सारे पार्लियामेंट में बैठे हैं, इसलिए वो इसको लेजिस्लेट होने नहीं देते। बात ये है कि जी हुँ, नंबर 1 इशू ये है, पॉलिसी ये होनी चाहिए कि अगर आपने इनकम की बनाई है किसी साल में, हुँ, हुँ, वो हुँ, चाहे हुँ, चाहे जहाँ से मर्ज़ी आ रही हो। ये जो आपने हुँ, एग्रीकल्चर की बात की, इस तरह और भी शोबे हैं। मतलब मसलन रियल एस्टेट का बहुत बड़ा शोबा है, जहाँ पे कोई ख़ास टैक्सेशन नहीं। सो हुँ, जहाँ से भी आपने इनकम टैक्स का मतलब अगर आपने इनकम बनाई है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक ऐसा हुँ, निज़ाम लाना पड़ेगा जो कि फ़ेयर और रैशनल हो। ऐसा निज़ाम जो लोगों की समझ में आ सके और जब समझ में आ जाए तो वो ये रियलाइज़ करें कि ये बात सही कर रहे हैं। इस वक़्त निज़ाम इर्रेशनल है। ये जैसे आपने बात की कि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें वो टैक्स कर ही नहीं रहे, तो दूसरे क्यों देंगे? और हुँ। इर्रेशनल भी है और अनफेयर भी है। यानी कि जिन महकमों जिन सेक्टर्स में आप टैक्स कर रहे हैं, वो भी जो है वो अनरीज़नेबल है। वो जो भी अब टैक्स देखिए देता ना, है। मैं एक सैलरीड आदमी हूँ, मेरी तो सैलरी पे पहले ही से टैक्स काट लेते हैं, फिर मेरे टेलीफ़ोन पे भी टैक्स ले रहे हैं, मेरे बिजली के उस पे भी ले रहे हैं, हर फिर वो जब मेरा रिफंड भी बनता है तो वो मुझे वापस ही नहीं करते हैं। लेकिन पहले तो मैं जो बच्चे की स्कूल की फीस जमा कराता था, उसपे भी एडवांस इनकम टैक्स लगा हुआ था। वो बाद में खत्म हुआ। तो अब जो बैंक से आप रकम निकलवाते हैं, उसपे भी टैक्स ले रहे हैं। और दूसरी तरफ ये है कि हुकूमत के जो अखराजात हैं, वो इतने ज़्यादा हैं। आप देखें ना कि 90,000 गाड़ियाँ हैं, उन पे अरबों रुपए का पेट्रोल खर्च होता है। लोग कहते हैं कि हम टैक्स दें और ये अय्याशियाँ करें। ये भी तो एक मसला है ना कि अपने एक्सपेंसेस काटते नहीं। 35 लाख तो इनके हुकूमतों के मुलाज़िम हैं, वफ़ाकी और सूबाई के, और 20-22 लाख इनके पेंशनर्स हैं। तो इतना बड़ा बोझ अवाम के ऊपर इन्होंने लादा है, एक्सपेंसेस भी तो कम करें ना, ताकि लोग कहें कि भई हमारा पैसा सही इस्तेमाल हो रहा है। एब्सोल्युटली देखिए वो अगर आप जब नंबर्स में जाएँ तो एक्सपेंसेस कम करने से इतने ज़्यादा शायद पैसे ना बचें, लेकिन उससे ये है कि एक मैसेज जाएगा ज़रूर कि जी हाँ। गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को अपनी तरफ लाने के लिए, उनकी सिंपैथीज़ लेने के लिए वो ये ज़रूरी है कि आप ऐसे इकदाम हुँ, करें जिससे पता लगे पब्लिक को कि जी आप इट हर्ट्स यू एज़ वेल। आप पूरी हुँ, कोशिश करें एक्सपेंसेस कम करने की। अभी तो उसकी मतलब शुरुआत भी नहीं है ना। देखिए ये जो गवर्नमेंट है, ये अभी केयरटेकर से पहले जब ये लोग थे, इन्होंने खुद एक कमेटी बनाई थी नासिर महमूद खोसा साहब की हेडिंग में कि जी गवर्नमेंट हुँ, के एक्सपेंसेस कम करने के लिए उन्होंने तजवीज़ दी थी कि जी 30% कम हो सकते हैं गवर्नमेंट के हुँ, एक्सपेंसेस। उस रिपोर्ट हुँ। को सबसे पहले उन्होंने दाखिले दफ्तर किया। आज तक उसके ऊपर कोई बात ही नहीं होती। तो स्टेटस बात आप सही कह को रहे की हैं। फोर्सेस बड़ी मज़बूत हैं हारून साहब। अब ये जो प्रोग्राम धड़ाधड़ हो रहे हैं ना, एफबीआर के अफ़सरान की भी तो बड़ी लॉबी है ना। वो मतलब बड़े फ़िल्दी रिच हैं। वो उनका असर रसूख है, मीडिया में भी है और जगह भी है, सियासतदानों के साथ भी है। मुझे तो मालूम है कि वो बड़े-बड़े सियासतदान जो अहम एफबीआर के ओहदों पे अफ़सरान हैं, उनकी तकरीरी के लिए जाकर चेयरमैन के दफ़्तर बैठ जाते हैं कि जनाब ये करें आप, आपको करना पड़ेगा इसको, इस ओहदे पे लगाना पड़ेगा।
घूम कर डेरे के अखराजात चलाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी भी तो हुई हैं ना। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए अदनान साहब, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। मैं समझता हूँ कि हुँ, वेदर फॉर द राइट रीज़न और द रॉन्ग रीज़न, जिस वजह मर्ज़ी से ये एक मेन स्ट्रीम इश्यू बन गया है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो इससे 10 साल से इस इश्यू पे बात कर रहा हूँ, राइट? लेकिन तो मुझे इस बहुत खुशी होती है कि ये हर हर प्लेटफ़ॉर्म पे इसके ऊपर बात हो रही है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये जब डिस्कस होना शुरू होगा, ये देखें ना, अभी आपने ये जो सारी बातें की, ये तभी होंगी ना जब लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। सो अच्छी बात है। इट डज़न्ट मैटर व्हाई, लेकिन अच्छी बात है हुँ। डिस्कशन शुरू हुई है। बाकी हम आपके पास लेकिन वो कह इसका रहे हैं पेंशनर्स पे भी अब टैक्स लगा दो। ज़ाहिर है, देखिए ना, वो रिपोर्ट आई है कि ये पेंशन हाँ। वो ये पेंशन रिफॉर्म्स का वो ये कह रहे हैं कि जी वो जब कोई पेंशनर जो है वो फौत हो जाता है तो फिर उसके बच्चे, फिर आगे उनके बच्चे जो हैं वो सेकंड थर्ड जनरेशन तक जाती है पेंशन। तो इस तरह के रिफॉर्म्स वो कह रहे हैं। फिर वो टैक्सेशन के रिफॉर्म्स एब्सोल्युटली कह रहे हैं। वो देखें ना, आईएमएफ तो आपसे कहेगा कि जी आपका मेन इशू फिस्कल डेफिसिट है, उसके लिए आप अपना रेवेन्यू रेज करें और एक्सपेंसेस कम करें। तो हुँ, वो तो कहेगा जी जहां से मर्जी आप लेकर आए, मुझे नहीं पता, आपने फोन पे लगाना है टैक्स तो लगाएं, आपने जीएसटी लगाना है, आपने जो करना है, आपने बच्चों की फीस पे एडवांस टैक्स लगाना है, जो करना है करें, हुँ, आप अपना टैक्स रेवेन्यू रेज करें। वो ये है उनका हुँ, प्रेशर डालने का तरीका कि भाई अपनी रैशनलाइजेशन करो और अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करो और फेयर टैक्सेशन लेकर आओ। बहरहाल फिलहाल तो नहीं लग रहा उस तरफ हम जा रहे हैं। प्रेशर तो बहुत है। हुँ। लेकिन ये देखिए ना कि एक जो रियासत की रिट है, उसकी भी तो कमी है ना। अब आप देखिए कि मैं जिस बार्बर के पास जाता हूँ हेयर कट के लिए, उसने एसी लगाया हुआ है, उसके घर में भी एसी लगे हुए हैं, उसके पास कार भी है, जो वो अपने फैमिली के लिए यूज़ करता है और एक अच्छी वो मिडल क्लास की ज़िंदगी गुज़ारता है। लेकिन वो साल का 10-12 हज़ार रुपया टैक्स अगर उस पे लग जाए, तो वो शोर मचाता है कि जी, ये तो बड़ा ज़ुल्म है। तो एक कल्चर भी तो नहीं है और लोग जो हैं वो रियासत को उस तरह से ओन नहीं करते, वो उससे फ़ायदा तो उठाना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी नई एक मिडल क्लास बनी है, वो कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहती। ख़ास तौर से जो ये पैटी बुर्जुआज़ी है हमारी, जो स्मॉल बिज़नेसमैन है, ये काफ़ी खुशहाल हुआ है, रेमिटेंसेस आई हैं, ट्रेड फ्लरिश की है। लेकिन ये टेक अब अगर आप देखें कि जो ये फल फरोश हैं लाहौर में, जो पॉश एरियाज़ में, इनकी आमदनी लाखों रुपए महीने में प्रॉफ़िट है, मगर वो टैक्स नहीं देना चाहते। तो अब अगर स्टेट के पास रेट ही नहीं है, स्टेट जो है वो मसलहत से काम लेती है, तो वो कैसे टैक्स वसूल करेगी? जब तक सब स्टेट जो है वो अपनी रिट को मज़बूती से वो हड़ताल पे चले जाते हैं, वो डर जाती है हुकूमत, तो सारी मार्केटें बंद कर देते हैं। हुकूमत जो है फिर वो उनके आगे हथियार डाल देती है। देखिए, सबसे स्टेट की अथॉरिटी डंडे से नहीं आती। स्टेट की अथॉरिटी होती है मॉरल अथॉरिटी। दैट इज वेयर द अथॉरिटी बिगिंस। मॉरल अथॉरिटी के लिए सबसे पहले आपको लोगों की बैकिंग चाहिए। आपको एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए, जो कि हुँ, लोग जो चाहते हैं वो गवर्नमेंट। सबसे पहले तो ये है। अगर आपके पास वो नहीं है, हुँ, तो मॉरल अथॉरिटी नहीं है, तो रिट कहाँ से आनी? एक बात। जब आपके पास वो आ जाएगी, तो अगली बात ये देखे ना, ये जिनकी आप बातें कर रहे हैं, फल फरोश या ताजर बिरादरी है, जो लोग या जो देते भी हैं वो खुशी से नहीं देते टैक्स। वो ये कहते हैं कि जी नंबर वन, सबसे पहले तो ये बताया ना जी कि आप गवर्नमेंट हमें क्या देती है। लॉ एंड ऑर्डर आप देखें, पुलिस किसी थाने में आप जाएं तो उधर क्या हाल होता है। चाहे आप हुँ, मजलूम हो, लेकिन आपके साथ जालमाना वो किया जाता है तरीकाकार। फिर वो कहते हैं जी स्कूल एजुकेशन आप देखें, स्कूलों का हाल क्या है, हमें हुँ, तो प्राइवेट सेक्टर हुँ। के स्कूलों में जाना पड़ता है। फिर वो कहते हैं हेल्थ में देखें, वो उधर कोई गवर्नमेंट के अस्पतालों का हाल नहीं है, वहां पे प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। तो फिर वो उसी गवर्नमेंट उनको दे क्या रही है ना, वो ये सोचते हैं। आप वो कहते हैं सड़कें, बिजली देखें, बिजली जो है वो 60 रुपए यूनिट का अगर मिल रहा है, तो वो सो ₹62 हाँ, तो हाँ, मतलब हाँ, अब इसमें 65 हो गया है। जी, सो इट्स अ टू वे ट्रेन। तो पॉइंट ये है कि हुँ, गवर्नमेंट को भी तो वापस कुछ करना है ना। बहरहाल ये तो सारी चीजें बेसिकली ये इकोनॉमी के इश्यूज़ पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं ना, जैसे आप कह रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, उसकी मॉरल अथॉरिटी हो, तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का इश्यू बन जाता है ना? एब्सोल्युटली, दिस इज द नंबर वन हुँ। इशू ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, टैक्सेशन। हुँ, हुँ। और अब एक ऐसी सिविल सोसाइटी हो जो इतना प्रेशर एक्सर्ट कर सके। अब आप देखिए कि जो पेंशनर है ₹1,00,000 पाकिस्तान में ₹1,00,000 कोई अच्छी इनकम नहीं है। उसमें बमुश्किल आप दाल-रोटी खा सकते हैं अगर आप ख़ास तौर से अगर आप किराए के मकान में रहते हो और बिजली के बिल और गैस के बिल और ये सब बिल दे के आपके पास बहुत ही हैंड टू माउथ भी मुश्किल से रहते हैं आप। तो उसपे भी अगर आप टैक्स लगा देंगे, तो फिर तो अवाम में बेचैनी और इज़्तिराब होगा, वो तो सोशल अनरेस्ट पैदा हो जाएगा।
अदनान साहब ये देखिए, ये तो आईएमएफ जो है ना, अगेन मेरी इकोनॉमिस्ट के साथ बड़ी इसके ऊपर डिबेट होती है। मेरा प्रॉब्लम आईएमएफ के साथ ये है कि वो ये सारी बातें कहते हैं कि जी आप हुँ, हुँ, टैक्स लगाएं, ये करें, वो करें, और उधर से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गरीबों को पैसे दें। लेकिन वो ये कभी भी नहीं कहते कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें। वो कभी नहीं कहते अपनी हुँ, सिविल सर्विस को ठीक करें। अच्छा, ये एफबीआर के रिफॉर्म की उन्होंने हल्की सी बात की है, वो रिफॉर्म क्या है कि वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया था, भाई ये किस किस्म का रिफॉर्म है। अब जाके वो क्या हुँ, करेंगे, बिल गेट्स है, वो 180 मिलियन डॉलर उसने वो दे रहा है, और वो मैकेंजी को हायर कर लिया। मैकेंजी फर्म जो है कि जी आप एफबीआर के हुँ, रिफॉर्म्स जो हैं वो बताएं क्या करना है। अब वो मैकेंजी फर्म जो है वो उसके ऊपर अभी अमेरिका में करप्शन के चार्जेस, क्रिमिनल उसके ऊपर केस शुरू हुआ है। बहुत बड़ी फर्म है अमेरिका की, हुँ। नो डाउट, वर्ल्ड की। सो भाई आप एफबीआर रिफॉर्म्स जो हैं आप हमारे पास हैं, हम आपको मुफ्त बता देते हैं, होम ग्रोन सोल्यूशन बता हाँ, देते हैं। पाकिस्तान में इतने लोग हैं, इनका एक ग्रुप बना दें, कंसल्टेशन करें, वो अपना पाकिस्तान के जो लोकल हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, वो आप जैसे लोग हैं और बहुत लोग हैं, वो बेहतर कर सकते हैं। आपका क्या ख़्याल है कि इसको अगर प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए, टैक्स कलेक्शन को, तो ये बेहतर हो सकती है? नहीं, 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 टैक्स कलेक्शन तो प्रायोरिटाइज़ नहीं की जा सकती। मतलब ये पीटीवी नहीं का की जा लाइसेंस तो सकती। फी तो नहीं है ना कि इसके अंदर, एज़ एज़ यू जस्ट राइटली सेड, दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। हुँ, ये जुड़ी हुई हैं चीज़ें। हाँ। एज़ आई रिस्पोंडेड टू यू, के द नंबर 1 क्वेश्चन इन हुँ, पॉलिटिकल इकोनॉमी इज़ टैक्सेशन। तो टैक्सेशन इज़ अ सोशल हुँ, फिनोमेना, ये आप इसको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर सकते। इसको रैशनलाइज़ करने की ज़रूरत है और हुँ, फेयर बनाने की ज़रूरत हुँ। अच्छा, अब ये देखिए ना कि सोलर अभी आप बिजली की बात कर रहे थे, तो सोलर लोगों ने लगवा ली है। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं सोलर लगवा रहे हैं। उसका यूनिट ₹6 का पड़ता है अगर बैटरी का निकाल दिया जाए, स्टोरेज निकाल दी जाए। जबकि जो ग्रिड से मिल रही है 62 की, अब ₹3 बढ़ गया तो 65 की हो जाएगी। तो अब ये कह रहे हैं कि सोलर पे भी टैक्स लगा दो। और ये कि इसकी वजह से तो हमारी वो बिजली बिकना बंद हो गई है, कम हो गई है, तो हमें नुकसान हो रहा है, तो वो उसको डिस्करेज करना चाहते हैं। तो उधर टेक्सटाइल वाले रो रहे हैं कि भाई एनर्जी कॉस्ट इतनी है, मिलें बंद पड़ी हैं, मंदी चल रही है, बेरोज़गारी फैल रही है, बायोमास की तरफ जाओ। तो आप क्या समझते हैं ये जो मैस वाला आइडिया है, हमारे एक जो व्यूअर हैं उन्होंने ख़ास तौर से ये उठाया है टेक्सटाइल के शोबे से ताल्लुक है उनका, तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, सोलर की जो बेस्ट एफिशिएंसी वो 17% है, यानी कि 83% जो उसकी जब आप लगाते हैं और उसकी कैपेसिटी होती है, 83% तो ज़ाया हो जाती है, और 17% है उसकी। तो सोलर जहाँ पे हुँ, सक्सेसफुल है, बहुत इस वक़्त दुनिया के, चाइना ने तो उसको बिल्कुल, उसकी प्राइस जो है वो बिल्कुल नीचे ले आए हैं, और बड़ा मतलब अफोर्डेबल हो गया है। तो ये लोकल सॉल्यूशन है, मतलब घरों के ऊपर लगा हुँ, दें। इस इससे ये कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो आपको एक बड़ी यानी कि इलाके में, या आप बड़ी इंडस्ट्री के लिए, ये उस टाइप का सॉल्यूशन नहीं है। ना ही बायोमास या वेस्ट टू एनर्जी, ऐसे ये सारे ये छोटे-छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स के ऊपर लग सकते हैं, घरों के ऊपर लग सकते हैं। ये एक वो बड़ा सॉल्यूशन किसी तरह से भी नहीं हो सकता। जो बड़े सॉल्यूशन है देखें उसमें, अगेन वो हमने बड़ी बात की थी। कभी करेंगे भी इसके ऊपर एक प्रोग्राम। मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि जो पाकिस्तान का भी और दुनिया का भी जो एनर्जी का सॉल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ, और फ्यूचर भी, वो न्यूक्लियर एनर्जी है। जहाँ हमने इतने इतने हुँ, महंगे ये एलएनजी के और ये इसके तेल के प्लांट्स लगाए हैं, वहाँ पे हमें न्यूक्लियर एनर्जी को ज्यादा, हम कर रहे हैं एक्सपैंड, लेकिन हमें ज्यादा उस पर फोकस हुँ, करना चाहिए था। बहरहाल, द पॉइंट इज, इस हुँ, वक्त जो पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर है वो ग्रिड लॉक है, वो हुँ, मिसमैनेजमेंट हुआ है उसके अंदर। मैंने इसके ऊपर पहले भी प्रोग्राम किया था। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसका एक ही हल है कि इन ये जो बड़े बड़े बीम्स बन गए हुए हैं, ये जो हमारे बोर्ड्स हैं, ये जो डिस्कोज हैं, इनको हुँ, छोटा करने की जरूरत है। मसलन लेस्को में बार बार एग्जांपल देता हूँ, लाहौर के नॉन टाउन्स हैं, उनको हुँ, 9 जो है लेस्को को 9 में ब्रेक करना चाहिए, ताकि वो छोटी एंटिटीज बने, और उनको प्राइवेटाइज करना चाहिए, या आउटसोर्स करें, या आप उसको उसको पब्लिक को ऑफर करें। और उसका वजह ये है कि जब आप, अगर आप लेस्को को प्राइवेटाइज करेंगे, तो इतनी बड़ी कैपेसिटी हमारे मुल्क में एक दो चार बंदों के अलावा किसी की नहीं, इतनी बड़े इदारे को खरीदने की, तो ज्यादातर वो फॉरेनर्स मोनोपोली भी आएंगे। तो बन जाती है ना एक तरह से, जैसे के इलेक्ट्रिक बन गई, मोनोपोली बन गई वो के नहीं, के इलेक्ट्रिक मोनोपोली इस वजह से बनी, एक तो ये वजह है कि वो अकेली कराची को लेकिन उन्होंने तीनों इश्यूज, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन, तीनों जो है वो
प्राइवेटाइज कर दी एक ही कंपनी। ये हुँ, सो मेन वजह ये है, ये हमें नहीं करना। अभी हुँ, हम सिर्फ डिस्कोस की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो अगेन लेस्को की हुँ, एग्जांपल, उसको 9 में डिवाइड करें, उससे होगा ये कि जो छोटे यूनिट्स होंगे वो आपके लोकल लोग जो है अफोर्ड कर सकेंगे, और ज्यादा कंपटीशन हाँ, होगा, हाँ, आपको बेहतरीन प्राइस मिलेगी। और जब देखिए, जब वो प्राइवेटाइज हाँ, हो जाएगा, ये उसको आप आउटसोर्स कर देंगे 20-30 साल के लिए, या फ्रेंचाइज आउट कर देंगे, तो जो अगर मसलन दाता दरबार टाउन में बिजली जो है वो सस्ती भी होगी और जबरदस्त, कभी लोड शेडिंग भी नहीं होती। लेकिन साथ वाला रावी हुँ, टाउन जो है, उधर बार बार लोड शेडिंग होती है, बिजली भी महंगी है, तो लोग वहां पे बाहर निकल आएंगे, वो कहेंगे भाई ये क्या हो रहा है, हमें तो दाता दरबार टाउन वाली हुँ, जो है सर्विस चाहिए। सो सर्विस भी इंप्रूव होगी, इसके हुँ। अंदर इन्वेस्टमेंट भी होगी, बट वी मस्ट एम्बार्क ऑन इट एज सून एज पॉसिबल। 1 ट्रिलियन रुपया हम अच्छा सब्सिडी दे रहे हैं इस सेक्टर के अंदर हर साल। वो मुझे बताते हैं जो लोग पावर सेक्टर के हैं कि 25% जो बिजली हुकूमत टोटल प्रोवाइड करती है, उसकी कीमत उसे नहीं मिलती। जी, यानी कुछ चोरी हो जाती है, कुछ लाइन लॉसेस में चली जाती है, जी, लाइन ज्यादा लॉसेस ज्यादा बहुत 30 के ज़्यादा करीब है। हैं। जी, चलिए 25 से 30% इसलिए हुकूमत कहती है कि दो ही कम बिजली ताकि वो लॉस कम हो नहीं, फिर और कैपेसिटी एक चार्ज वजह देना ये पड़ता भी है हाँ, मतलब और फिर ये कि गैस इम्पोर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है, तो ज़र-ए-मुबादला पे प्रेशर होता है। लेकिन ये जो ज़र-ए-मुबादला का प्रेशर है, ये तो अब देखिए ना जो साहिवाल कोल प्लांट है, उसका मैं देख रहा था वो जो मेरिट ऑफ ऑर्डर होता है, जो जो बिजली खरीदते ही है हमारी कंपनी, उसमें वो ₹32 का ₹34 का यूनिट पड़ता है हमें। और इम्पोर्टेड कोल है। जबकि जो एंग्रो से हम ले रहे हैं उधर थर में वो 4-5 रुपए का पड़ता है। तो अब एक कोल प्लांट हमने लगाया जिससे 4-5 रुपए का यूनिट पड़ रहा है, एक कोल प्लांट लगाया जिससे ₹32 का पड़ रहा है और वो इम्पोर्टेड भी है। तो ये हमारी जो रूलिंग एलीट है उसकी भी तो मतलब गलत चॉइसेस भी तो है ना, गलत डिसीजंस भी तो है ना जिसकी कीमत जो है ख़मियाज़ा कौम भुगत रही है। है। एब्सोल्युटली आप कह सकते हैं, बट अगेन गिवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट, एक ज़माना ऐसा था, आप आज से तकरीबन 10 साल पहले, कि बिजली हम उस तरफ जा रहे थे कि बिजली कभी-कभी आनी थी। ये मैं आपको 2011-12 की बात बता रहा हूँ। तो देखिए ना जी, उस मैं वक़्त खुद हालात। लाहौर में मतलब है कोई 18 घंटे तक की लोड शेडिंग हो जाती थी, 12 से 18 घंटे तक की। जी, एग्ज़ैक्टली। तो अब आप वो वक़्त याद हुँ, करें जब ये 2011-12 के हालात थे, तो उसमें तो नंबर 1 प्रायोरिटी ये थी ना कि एज़ सून एज़ पॉसिबल इसको ओवरकम किया जाए। और अच्छा, उसी वक़्त फिर वो सीपैक आया, चाइनीज़ आए एंड ऑल दैट, तो उसी के अंदर ये फिर बिजली कंट्रोल तो होगी, लेकिन प्राइस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और प्राइस राइट। उसके अंदर और भी फिर पॉलिटिकल इश्यूज़ आ जाते हैं, वो गवर्नमेंट्स को गिराया गया वगैरह-वगैरह। सो हुँ, वो जो हमारे मुल्क का एक कोई और। ₹40 यूनिट पड़ रहा है हमें आईपीपी और फिर ये कि उनको कैपेसिटी पेमेंट 2200 अरब रुपए की तो कैपेसिटी पेमेंट जाती है सालाना, जो आईपीपीज़ हैं, देखिए ना, वो आप बिजली लें ना लें, आपको 2000 अरब रुपए तो उनको देने ही देने हैं और ये उसकी अदनान वजह साहब भी से देखें, गर्दिशी क जब जब ये हुँ, प्लांट्स लगे थे, तो प्लान ये था कि इसकी खप जो जो प्रोजेक्ट की हुई थी नेपरा ने पाकिस्तान की कंजम्पशन, वो ये मैं आपको 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, वो 50,000 मेगावाट थी। अब हाँ, अगर हाँ, उस प्लानिंग के मुताबिक चला जाता और सीपैक बन जाता, जो कि बन गया तकरीबन, और चाइनीज इंडस्ट्री पाकिस्तान में शिफ्ट होना शुरू हो जाती, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन हुँ, जाते, तो ना सिर्फ हुँ, पाकिस्तान को वो क्या कहते हैं, राहदारी चार्ज जो है वो मिलता, उसके अलावा जो इंडस्ट्री यहाँ से री एक्सपोर्ट होती चाइनीज गुड्स, तो ये प्लान ये था बेसिकली। तो वो सोच हुँ। समझ के उस वक्त लगाई गई होगी, आई एम श्योर। क्यों? इसलिए कि साथ-साथ ये प्लान चल रहा था। तो हारून साहब ये अभी ज़र-ए-मुबादला की भी बात हुई कि हम जो बिजली आपने कहा कि न्यूक्लियर उससे बनाई जाए बिजली और उस ये जो हम गैस और डीज़ल और इससे बनाते हैं तो हमारा ज़र-ए-मुबादला भी बहुत खर्च होता है और ज़र-ए-मुबादला का तो क्राइसिस ही रहता है पाकिस्तान में। अब जब ज़र-ए-मुबादला का इतना क्राइसिस है और आप आईएमएफ से मिन्नतें तरले करके पैसे ले रहे हैं, उसी वक़्त आपने 1 अरब डॉलर जो है गंदम की इम्पोर्ट कर ली। तो ये क्या पॉलिसी हुई? उसपे बड़ा स्कैंडल बना हुआ है। वो अ, हनीफ अब्बासी साहब ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि आप इल्ज़ाम लगाया कि आपने इसमें माल बनाया। उन्होंने कहा कि मैं फ़ॉर्म 47 का मसला अगर खोल दूँगा तो आप मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये अब काकड़ साहब को बुला भी लिया है तहकीकाती कमेटी ने जो वज़ीर-ए-आज़म ने बनाई है। आप इस पे कुछ कहना चाहें कि ये जो गंदम का स्कैंडल है ये हमें कहाँ और इस वक़्त तो किसान तो बहुत ही रो रहे हैं। वो मुझे फ़ोन आते हैं मुल्तान मुज़फ़्फ़रगढ़ से कि हमारी 2800 3000 रुपए मन गंदम जो है बिक रही है।
जबकि वो कीमत 3,900 है और ₹500 का बारदाना करप्शन कर रहे हैं, वो फूड वाले वो कह रहे हैं ₹500 दो तो वो ही देंगे। देखिए, इससे पहले कि इस टॉपिक पे आऊँ, क्लैरिफिकेशन देखिए, न्यूक्लियर तो मैं कह रहा हूँ दुनिया का जो है ना फ़ोकस, वो उसके ऊपर इवेंचुअली हो जाएगा, क्योंकि ये बेस्ट जो है और सेफेस्ट तरीका है। अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें ना, जिस तरीके से प्रोड्यूस करने की एनर्जी, तो ये सबसे सेफेस्ट रहा है और सबसे सस्ता रहा है। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में ये, मैं कह रहा हूँ कि जिस स्पीड पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा करनी चाहिए। लेकिन देखिए, हमारा जो फोकस जो है वो मेरे ख्याल से थर कोल के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि एज यू सेड कि वो लोकल उसका कोयला है, लोकल बिजली है, बन भी रही है, सक्सेसफुली बन रही है। तो ये क्लैरिफिकेशन। अब आ जाए वीट के ऊपर। देखिए, वीट के ऊपर मैंने लास्ट वीक भी बात की थी। अम, एक एक मेरे ख्याल से कमेटी बन गई है। ये कैन ऑफ वर्म्स खुल गया है, यानी कि ये बहुत बड़ा इशू है। मुझे ये लग रहा है हाँ, कि स्कैंडल भी है। और इसके अंदर ना सिर्फ निगरान गवर्नमेंट, लेकिन उससे पहले की हाँ। गवर्नमेंट और उससे पहले की गवर्नमेंट भी लगता है कि इन्वॉल्व है डिसीजन मेकिंग के अंदर एंड ऑल दैट। वीट एक बड़ा क्रूशल इशू है पाकिस्तान का। देखें, हमारे जो फ्लड्स आए थे 2 ढाई साल पहले, जो फ्लड्स आए थे, उसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम था वो कम्प्लीटली इफेक्ट हुआ। एक जो चला आ रहा था वीट की हुँ, स्टॉक हुँ। करने का, वीट की प्रोडक्शन का, और वो जो एस्टिमेट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि कितनी मंगवाई जाए, कीपिंग इन व्यू के वीट की कितनी फसल जो है उसकी बुवाई हुई है या कल्टीवेट की है। तो हुँ, अब जब गालबन ये डिसाइड हुआ कि ये 3 साढ़े 3 मिलियन टन वीट जो है उसको इंपोर्ट करना है, उस वक्त क्या हालात है ये देखना पड़ेगा। अब वो ये कह रहे हैं कि जी, ये बात तो जो पीटीआई की गवर्नमेंट तब से शुरू हुई थी, उन्होंने नहीं डिसीजन लिया सही तरीके से। तो फिर ये पीडीएम वन की गवर्नमेंट में आई ये बात, उन्होंने फिर अलाउ किया, पहले डिसअलाउ किया, फिर अलाउ किया। और वही एक चलती हुई सूरत में आगे पहुंची केयरटेकर गवर्नमेंट के अंदर। अकॉर्डिंग टू केयरटेकर गवर्नमेंट, तो निगरान वजीर आजम वो कहते हैं जी कि मैंने तो बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं की, मैं तो स्टैंड करता हूँ अपने मौकफ के ऊपर। तो आई थिंक इसको थोड़ा टाइम देते हैं, बजाय मैं इसके ऊपर कोई कमेंट करना शुरू करूँ। देखते हैं इसकी क्या रिपोर्ट आती है। इन द मीन टाइम किसान के हाँ। साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो है हुँ, वो आपने देखा, इन्फ्लेशन नीचे जा रही है। इस महीने 17.3% आई है, अगले महीने कह रहे हैं और कम जाएगी। उसकी एक मेन वजह ये है कि ये वीट की प्राइसेस कम हो रही हैं। किसान के साथ बहुत ज्यादती हुई है, सो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। ठीक। हारून साहब, आज हमने एफबीआर और मईशत के मुख्तलिफ पहलू, और फिर जब ज़ाहिर है मईशत पे बात होती है तो पॉलिटिकल इकॉनमी और सब चीज़ें कवर की हैं, और गंदम के ऊपर भी बात हुई मुख्तसर सी। तो अब हम इस प्रोग्राम को रैप अप करते हैं और इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। खुदा हाफ़िज़।